चलिए फ्रेंड्स, फटाफट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम यहाँ पे अगला टॉपिक शुरू करते हैं सेंट्रल ऑर्बिट का, विच इज पेडल इक्वेशन। तो इसको बेसिकली बोलते हैं पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। तो लेट्स सपोज आपका पार्टिकल एक सेंट्रल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। ये सेंट्रल ऑर्बिट पे लेट्स सपोज पार्टिकल मूव कर रहा है और एट एनी टाइम टी पार्टिकल आपका पी पॉइंट पे, ठीक। और ये जो एक्स एक्सिस से यानी इनिशियल लाइन से जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है, दिस इज पॉइंट ओ, ठीक। और यहाँ पे आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाएंगे। तो मैंने किया टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है। और जो ये टेंजेंट गया है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये यूनिट 1 में पढ़ाया हुआ है पेडल इक्वेशन, ठीक, पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व। तो आप वहाँ पे जाके देख लो, ठीक। जिसको ये सब पूरा समझना है वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में करवाया। अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में करवा रहा हूँ, ताकि हमें क्या करना है, हमें तो पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, ना कि हमें ये पढ़ना है कि पेडल इक्वेशन क्या होती है। अभी जो टेंजेंट गई है, इस टेंजेंट पे मैं यहाँ से ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो मैं देखो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बहुत प्रॉपर नहीं बनेगा क्योंकि मैंने सही से बनाया भी नहीं, आई थिंक। तो मैं अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, लेट्स सपोज दिस इज परपेंडिकुलर, आपको लग नहीं रहा है बट लेट्स सपोज आप लेट कर लीजिए कि ये है, और इस पॉइंट को जहाँ पे ये ड्रॉ हुआ है उसको मैं बोल दिया एम, ठीक। अब ये एंगल थीटा है, और अच्छा इस डिस्टेंस को मैं पी मान लेता हूँ, ठीक। इस डिस्टेंस को मैं पी मान लेता हूँ, और ये जो पूरा एंगल है ये वाला, इसको मानते हैं फाई, ठीक। पी के कोऑर्डिनेट पोलर में क्या हो जाएंगे, आर को मान थीटा हो जाएंगे। और देखिए अब यहाँ पे पी आ गया है, यहाँ पे आर भी है, फाई भी है, तो ये चेंज हो जाएगा पेडल इक्वेशन में या पेडल कोऑर्डिनेट में, विच इज पी कोमा आर, ठीक। पेडल कोऑर्डिनेट क्या होता है, पी कोमा आर टाइप का होता है, ठीक। नाउ पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे कैसे। अब वो जो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जो आपका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होता है कि हमने क्या क्या लेट किया है, तो आप लेट करके इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि पार्टिकल आपका सेंट्रल ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, फिर टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस डिस्टेंस को पी माना है, और पी डिस्टेंस आर है, ठीक। इनिशियल लाइन से एंगल थीटा बना रहा है, ये सब आप लेट कर लीजिए, ठीक, लिख लीजिएगा अपने से। मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे कैसे। पिछले वाले लेक्चर्स में हमने क्या निकाला था, पोलर, ठीक। और पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको पता ही नहीं होगा, यानी उसका फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा, तो अब आप पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। आगे मैं यूज करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी। पोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो पेडल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये था कि जो यू था, यू जिसको आपने 1/r माना था, उसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट किए थे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो d2u बाई डी थीटा स्क्वायर आया था। तो d2u बाई डी थीटा स्क्वायर, और प्लस देन यही u, ये किसके बराबर था, f सेंट्रल फोर्स, और h स्क्वायर u स्क्वायर के बराबर था। तो आप याद भी कर सकते हो, ठीक है, ट्रिक बना के याद कर लीजिए कि u का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस वही u करना है, फिर राइट हैंड साइड पे सेंट्रल फोर्स होगा, और उसके नीचे एच स्क्वायर यू स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो आप किसी भी तरीके से जैसा भी आपको लगे यहाँ पे याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमें ये पता है, ठीक, हमें ये पता है, मुझे पता नहीं कि आपको कितना पता है, बट शायद आपने ये पढ़ा होगा कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम से tan फाई की वैल्यू निकालूं, इस पूरे सिस्टम से tan फाई की वैल्यू निकालूं, तो क्या आएगा, आर डी थीटा बाई डी आर, ठीक। tan फाई यहाँ पे आर डी थीटा अपॉन डी आर के बराबर होगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, बट अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, ठीक। अभी आता कहाँ से है, अभी फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। आप इसको डिफरेंशियल कैलकुलस की जो बुक्स वगैरह होंगी वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, या हो सकता है जो मैकेनिक्स की बुक है वहाँ पे भी ये गिवन हो, ठीक। अब आप ट्राइंगल पीएमओ को देखिए, पीएमओ
यहाँ पे साइन फाई की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ओ एम है, हाइपोटेन्यूस ओ पी है, यानी पी बाई आर। तो यहाँ से पी बाई आर आ जाएगा। और अगर मैं पी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, आर साइन फाई। ठीक है, पी की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो आएगा आर साइन फाई। अब एक काम करते हैं, इन दोनों साइड हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 1/p हो जाएगा, यहाँ पे 1/r साइन फाई हो जाएगा। और अब स्क्वायरिंग भी ले लेते हैं नीचे, तो 1/p², मतलब जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, और यहाँ पे हो गया 1/r 1/sin स्क्वायर फाई। ठीक, किस किस को समझ में आया ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 1/p² अपनी जगह रहेगा, 1/r² अपनी जगह रहेगा, 1/sin स्क्वायर फाई की जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर फाई। ठीक, कोसेक स्क्वायर फाई। अब आगे बढ़ते हैं, तो 1/p² किसके बराबर आ गया, 1/r² कोसेक स्क्वायर फाई के बराबर आ गया। अब कोसेक स्क्वायर फाई को मैं चेंज करूंगा, 1/r², 1+cot² थीटा। 1+cot² क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1+cot² थीटा यहाँ पे फाई है, 1+cot² फाई। ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट 1/p² 1/r² का मल्टीप्लाई करवाइए, तो 1/r² प्लस 1/r² कॉट स्क्वायर फाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर फाई, अब आप निकाल रहे हैं पेडल इक्वेशन। पेडल इक्वेशन मतलब हम खेलना चाह रहे हैं सिर्फ पी और आर में, हम खेलना चाह रहे हैं सिर्फ पी और आर में। तो कॉट स्क्वायर फाई को हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे tan फाई दे रखा है, तो कॉट फाई क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/r dr/d थीटा। tan फाई दे रखा है, कॉट फाई कैसे निकालेंगे, इसका उल्टा होता है, 1/tan फाई इज इक्वल टू कॉट फाई। तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो मुझे निकालना है कॉट स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा 1/r² dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो कॉट स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या हो गई, 1/r² dr/d थीटा का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, तो 1/r² dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1/p² विल बी इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r²। कॉट स्क्वायर फाई की जगह क्या आएगा, 1/r² dr/d थीटा का होल स्क्वायर। अब इस 1/r² को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यू विल गेट 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में, मतलब जहाँ पे मैं पोलर फॉर्म पढ़ा रहा था, पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था सेंट्रल ऑर्बिट की, वहाँ पे मैंने बताया था कि u को मैं लेट कर लेता हूँ 1/r। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/u। ठीक, u को मैंने 1/r लेट किया था और r को मैंने 1/u लेट किया था। तो मैं यही काम यहाँ पे भी करूँगा, पुट r इज इक्वल टू 1/u। फिलहाल यहाँ पे जो r है, या जो r है, मैं उसको 1/u लेके चल रहा हूँ। और इस r को एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, देखो यहाँ पे अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। ठीक, ये इक्वेशन हमारे पास है। अब यहाँ पे p² को तो हम कुछ कर सकते नहीं है, 1/r² को 1/r यहाँ पे u है, तो 1/r² क्या हो जाएगा, u² हो जाएगा। ठीक, ये चेंज हो जाएगा, इसको भी चेंज कर सकते हैं। बट हमें dr/d थीटा कहाँ से मिलेगा, हमको dr/d थीटा कहाँ से मिलेगा, हमको तो dr/d थीटा भी चाहिए। तो dr/d थीटा मिलेगा तभी जब r को आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो r हमारे पास ये है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट। तो जब आप इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ मिलेगा dr/d थीटा, और 1/u को आप डिफ्रेंशिएट करो, मतलब ये u की पावर -1 हो जाएगा। फिर आप इसको -1 इंटू u की पावर -1 मतलब -2 हो जाएगा। और इसको जब आप लिख जाओगे तो -1/u² हो जाएगा, और u का थीटा के रेस्पेक्ट में du/d थीटा हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमें मिल क्या गया, माइनस का 1/u²
डी यू बाई डी थीटा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का 1/u² डी यू बाई डी थीटा। और यहाँ से अगर मैं यू स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ तो क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर माइनस भी लेके जाता हूँ मैं, माइनस का यू स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा डी यू बाई डी थीटा। ठीक, डी आर बाई डी थीटा डी यू बाई डी थीटा। ठीक, अब जो है देखो, अगर आप इस वाले को नोटिस करो, क्योंकि हमको यही इसी को चेंज करना था। अगर मैं इसको नोटिस करूं और इसको नोटिस करूं, ठीक, तो यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा है, यहाँ पे भी डी आर बाई डी थीटा है। वो अलग बात है कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे माइनस का 1/u² है। क्या है, माइनस का सॉरी यू स्क्वायर। माइनस का यू स्क्वायर का मतलब होता है, माइनस का यू स्क्वायर मतलब है यू का स्क्वायर। अगर यहाँ पे यू का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 1/r², यानी 1/r²। मतलब ये जो भी इक्वेशन लिखी हुई है, इसको अगर मैं बताना चाहूँ तो ये क्या है, ये कुछ इस टाइप की है। माइनस का 1/r², आर के टर्म्स में अगर देखना चाहे तो डी आर बाई डी थीटा का इज इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा। ये हमारे पास है। ये जो इक्वेशन है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर मैं यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ। अब देखो, अब इसको और इसको मैच करो, दिख रहा है ना ऊपर वाला, हाँ। अब इसको और इसको मैच करो, यहाँ पे 1/r⁴ है, यहाँ पे 1/r⁴ है। अभी माइनस को छोड़िए, गोली मारी। यहाँ पे 1/r⁴ है, यहाँ पे 1/r⁴ है, यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा है, यहाँ पे डी आर बाई थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/r⁴ माइनस का भी आप करोगे तो माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/r⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर अच्छा इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। मतलब ये सब मैंने इसलिए बताया कि ये जो भी आप यहाँ से निकाले हो, थीटा के रेस्पेक्ट में जब आपने आर को डिफरेंशिएट किया था, जो यहाँ से आपको ये सब मिला है, मतलब ये जो 3 में ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, मैं उसको रिप्लेस करूंगा इससे। ठीक, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला 3 का, ये तो आपका हो जाएगा क्या, यू स्क्वायर। ये जो पूरा का पूरा है रिप्लेस हो जाएगा इससे, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया हो। तो फ्रॉम 3, ठीक, इसको मान लीजिए 4, या तो इसको मान लीजिए या तो इसको मान लीजिए, इसी को मान लेते हैं, इसको मान लीजिए 4। ठीक, तो फ्रॉम 3 and 4 से का यूज़ करके, या यूजिंग 4 in 3 ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों का यूज़ करके मैं मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 1/p²। ठीक, इस 1/r² की जगह मैं क्या ले देता हूँ, u² लिख देता हूँ, तो u²। और इस पूरे एंटिटी की जगह क्या जाएगा, ये डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो अभी भी ये प्रॉपर आपके पास क्या है, पेडल फॉर्म नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे P और R नहीं है। ठीक, पेडल फॉर्म का मतलब होता है P और R इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, P एंड R। ठीक, P परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी और R पोजीशन वेक्टर था, तो यहाँ पे R है ही नहीं। ठीक, तो अभी फिलहाल इसको यहाँ पे मानते हैं 5। अब हम एक काम करते हैं, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, ये जो पूरा आया है अभी, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, ऊपर 5वीं जो इक्वेशन है उसको मैं थीटा के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, इसका क्या हो जाएगा 1/p² का। वैसे ही करोगे जैसे अब यहाँ पे किए थे, p की पावर -2 हो जाएगा, p की पावर -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका लगभग -2 1/p⁻³ dp बाई डी थीटा, यही हो जाएगा। ठीक, तो मैं इस पूरे की जगह ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो -2/p³ dp बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक, इसका क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, 2u du बाई डी थीटा, नो प्रॉब्लम। और इसका क्या होगा, 2 इधर आएगा, du बाई डी थीटा, और du बाई डी थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में दोबारा होगा, विच इज d2u बाई डी थीटा स्क्वायर। समझ में आया, सिंपल अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए ना। यहाँ से 2 कॉमन लूँगा इन दोनों से, तो ये वाला
टू जब कॉमन आएगा तो ये दोनों टू इस मतलब इसको काट देंगे, ठीक है, काट देंगे, कट जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 1/p³ dp बाई डी थीटा, यहाँ पे आ गया u du बाई डी थीटा प्लस du बाई डी थीटा d2u बाई डी थीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे du बाई डी थीटा है, यहाँ पे du बाई डी थीटा है, तो कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ। माइनस का 1/p³ dp बाई डी थीटा, du बाई डी थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बच गया u प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर। ठीक, किस किस को यहाँ तक समझ में आया है? ओके ना, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों पोलर फॉर्म मैंने आपको लिखवा दिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि पोलर फॉर्म जो डिफरेंशियल इक्वेशन पिछले वाले लेक्चर में हमने किया है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इस पूरे की जगह मैं उसी का यूज करूंगा, यहाँ पे ये जो आया है ना u प्लस d2u बाई डी थीटा का स्क्वायर, इसकी जगह मैं पूरा वही यूज करूंगा। कैसे? देखो यहाँ पे भी u प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर था, ये पोलर वाला है, u प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर था, जो कि f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर के बराबर था, और यहाँ पे भी वही है, ठीक, u प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर। तो इसके जगह मैं क्या यूज करूंगा? f अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ठीक, हमें मिल जाएगा माइनस का 1/p³, लेफ्ट हैंड साइड तो हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, dp बाई डी थीटा, इधर भी du बाई डी थीटा एच डी से रहेगा, u स्क्वायर प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर की जगह आएगा f अपॉन एच स्क्वायर u स्क्वायर, f अपॉन एच स्क्वायर u स्क्वायर। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, सिंस u प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर will be equal to f upon h square u square by polar differential equation of central orbit। ठीक ना, क्या करेंगे? तो एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि दिस इज इम्प्लाइज डेट कि माइनस का 1/p³ dp बाई डी थीटा अभी एच डी रख रहे हैं, ये f अपॉन एच स्क्वायर u स्क्वायर को भी एच डी रख रहे हैं, du बाई डी थीटा को चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं? माइनस का u स्क्वायर dr बाई डी थीटा, du बाई डी थीटा को मैंने चेंज कर दिया माइनस का u स्क्वायर dr बाई डी थीटा में। ठीक, कहाँ से आ गया? अब कुछ लोग कह रहे होंगे कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से आया। देखो यहाँ पे आपने dr बाई डी थीटा निकाला है, तो यहाँ से आप du बाई डी थीटा निकाल सकते हैं। क्या आएगा? du बाई डी थीटा, यहाँ से du बाई डी थीटा आएगा, du बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू, ये u स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का u स्क्वायर dr बाई डी थीटा। ठीक, माइनस का u स्क्वायर dr बाई डी थीटा, तो वही मैंने यूज़ किया है, माइनस का u स्क्वायर dr बाई डी थीटा। अब ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और यहाँ से ये वाला u स्क्वायर इस वाले u स्क्वायर को कैंसिल करेगा। तो अब जब आप ये u वाला u स्क्वायर इस वाले u स्क्वायर को काटेगा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अब आगे जो है, यहाँ से आपके पास बचेगा माइनस का 1/p³ dp बाई डी थीटा, एंड हेयर यू विल गेट f बाई h स्क्वायर dr बाई डी थीटा। ठीक, ये आपके पास बच गया। क्लियर है? पक्का? माइनस का 1/p, माइनस कहाँ से आ गया? माइनस तो कैंसिल हो गया है। ओनली 1/p³ dp बाई डी थीटा इज इक्वल टू f अपॉन एच स्क्वायर dr बाई डी थीटा। ठीक, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ आप और देखिए कि ये डी थीटा को हटा देते हैं, ठीक है, ये डी थीटा और ये डी थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इस dr को मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा dp बाई dr। dr को मैं इधर ले आया, dp को यहीं पर रखा, dp बाई dr हो गया। एच स्क्वायर को यहाँ पे भेजते हैं, एच स्क्वायर, p³ को यहीं पर रहने देते हैं, और f यहाँ पे बचेगा आपके पास। ठीक, तो ये जो आया है f इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन p³ dp बाई dr, दिस इज योर पेडल इक्वेशन।
ठीक, ये है आपकी पेडल इक्वेशन। दिस इज योर पेडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ओके, पेडल इक्वेशन, पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दिस इज पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक, तो पोलर कैसी थी? पोलर आपकी इस टाइप की थी, u प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। पेडल आपकी है एफ इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी और डी आर। ठीक, तो मैंने आपको दो चीज़ें अब तक पढ़ा रखी हैं। अब जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप ये समझने की कोशिश करिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, हो सकता है आपके एग्जाम में इन सब का प्रूफ ना पूछे, न्यूमेरिकल ही पूछे। तो अगर सिर्फ न्यूमेरिकल पूछेगा, प्रूफ इतना मैटर नहीं करता है, तो आपको याद क्या रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए भी। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पोलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल, आराम से करते हैं, कोई जल्दी यहाँ पे नहीं है। पोलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पोलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि याद भी हो जाए। ठीक है, याद भी जरूरी करना है। ठीक, पोलर फॉर्म एक्चुअली में क्या थी? पोलर फॉर्म तो एक्चुअली में ये थी कि यू का आप यहाँ पे दो बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी टी यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यही यू था। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सेंट्रल फोर्स था एफ, और नीचे था एच स्क्वायर यू स्क्वायर। दिस इज पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कुछ इस तरीके की दिखती है। और मैंने कहा था कि इसको याद करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब हम इसका प्रूफ कर रहे थे, जब हम इसका प्रूफ कर रहे थे तो मैंने कुछ और भी चीज़ें बताई थी, और मैंने कहा था वो भी बहुत काम आएंगी। ठीक, मैंने कहा था वो भी बहुत काम आएंगी। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, तो मैं उसको यहाँ पे रिमार्क के फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, आपने जहाँ पे भी पढ़ा है, जहाँ पे भी लिखा है, आप भी उसको रिमार्क करिएगा, क्योंकि ये सब ध्यान देने वाली चीज़ें। मैंने एक चीज़ तो ये बताई थी, ठीक है, जब मैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लिख रहा था, इसके लिए जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा था, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन का लॉन्ग और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का लॉन्ग, तो जो चीज़ें निकल कर आई थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो आपके पास ये निकल कर आया था कि पहला, जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो डी थीटा बाई डी टी की एक वैल्यू आई थी विच इज एच अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा था कि इसको मैं एच यू स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ये पूरी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी आप बस इतना याद रखो कि यहाँ पे अभी अब जो मैं लिख रहा हूँ ये ब्लू पेन से, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी तक आपने पढ़ी हैं, यही काम आएंगी। तो अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ पोलर फॉर्म का। पोलर फॉर्म में जब हम इसको डिराइव कर लिए थे, तो उससे पहले हम किए क्या क्या थे, उससे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला था डी थीटा बाई डी टी का, एंगुलर वेलोसिटी का, जो मैंने बताया भी था कि एच अपॉन आर स्क्वायर आएगा, और फिर वन अपॉन आर को मैंने यू माना था, तो इसकी वजह से क्या हो गया था, एच यू स्क्वायर हो गया था। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यू इज इक्वल टू वन बाई आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू इज इक्वल टू वन बाई आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको समझनी है। और दूसरा है कि यहाँ से अगर u वन बाई आर है, तो r की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए वन बाई यू। r की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए वन बाई यू। ठीक, तो ये तीन चीज़ें फिलहाल अभी आपको इस सेगमेंट में पता होनी चाहिए। सेकंड आता था आपका, सेकंड जो भी मैंने करवाया, पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी बात कर लेते हैं। 1 मिनट, कहाँ पे करें, पेज खाली नहीं है, यहाँ कर लेते हैं 1 मिनट। सेकंड मैंने अभी करवाया पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट।
तो ये तो अभी हमने डिराइव किया, क्या आया था ये आपका आया F इज इक्वल टू h² अपॉन p क्यूब dp बाई dr, यही आया है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। F इज इक्वल टू h² अपॉन p क्यूब dp बाई dr, ओके सही है। ये आया है पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो छोटी है, आज याद भी हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फिलहाल के लिए याद करना है, ठीक। एग्जाम निकालना है और क्वेश्चन लगाना है, आना है तो क्वेश्चन लगाना आना चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए तो याद कर लो। अभी के लिए जितना भी मैं यहाँ से अभी लिखवा रहा हूँ ब्लू पेन से, ये ब्लू पेन है, अभी तक मैंने जितना ब्लू पेन से लिखवाया है वो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, जब मैं इसको करवा रहा था, मतलब पैरेलल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब मैं करवा रहा था, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई थी कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। एक तो ये R1/U, तो मैंने अभी लिखवा ही दिया, इसमें कोई शक ही नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे देखो, इम्पोर्टेंट आपके पास है यहाँ पे जो काम आएगा वो है ये, क्या जी, इस पूरे प्रूफ में ये इम्पोर्टेंट था जो आपको पता होना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसको आप ये लिख देते हो वो अलग बात है, बट ये पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो ये तो मैंने बता ही दिया। तो ये दो और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं लिखता हूँ इसको, क्या पता होना चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/u² du बाई डी थीटा। dr बाई डी थीटा रिमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कहीं ना कहीं यूज होंगे ये लोग, ठीक। तो dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/u² du बाई डी थीटा। एक तो ये पता होना चाहिए, dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/u² du बाई डी थीटा, ठीक। और फिर मैंने कहा कि ये भी पता होना चाहिए 1/p² इज इक्वल टू u²। सेकेंड 1/p² इज इक्वल टू 1/u, गलत हो गया क्या, u² का u² प्लस du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, प्लस du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। ये पता होना चाहिए, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको अभी ये बता रहे हैं, और ये आप याद कर ही लीजिए क्योंकि काम आएगा, ठीक। क्या आएगा, काम आएगा। चलो यहाँ से, ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ इसको मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए फाड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे काम आएगा। जब मैं अगला लेक्चर करवाऊंगा तो वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। फाड़ में इसलिए रहा हूँ क्योंकि उसको मैं अगले कॉपी में करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं है, कॉपी में यहाँ पे चेंज करता रहता हूँ। तो अगला लेक्चर जब भी मैं यहाँ पे आपको दूँ तो कम से कम ये मटेरियल मेरे पास रहे, क्योंकि इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करना ही करना है, इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करना ही करना है। एक तो पहला इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, एक है आपका पोलर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेंटर ऑर्बिट की ये होती है। इसमें कुछ चीज़ें थी जो, जैसे ये वाला फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का, और r1/u आपको याद रखना है। और क्या था ये वाला, ठीक, कि पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये होती है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने यहाँ पे निकाले थे dr बाई डी थीटा का, और एक ये वाला जो चल रहा था, ठीक, 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी थी तब जाके ये सब आया था, ओके। तो सॉरी, हम लोगों ने 2 सेगमेंट कर लिए, पोलर और पेडल। लेट मी चेक योर सिलेबस। तो सिलेबस आपके पास ये है, आपके पास भी होगा। सेंट्रल मोशन में मैंने सेंट्रल मोशन पढ़ा दिया, प्रॉपर्टीज वगैरह बता दी, मतलब सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन और सेंट्रल ऑर्बिट बताया पोलर में, अभी बताया, और पेडल वाला भी बता दिया। सेंट्रल ऑर्बिट की मैं डेफिनेशन करवा चुका हूँ, ठीक, सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशन में करवा चुका हूँ। अब बचा है आपका लॉ ऑफ फोर्स, टू बॉडी सेंट्रल मोशन,
और केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक रह गए हैं इस यूनिट में। लॉ ऑफ फोर्स, टू बॉडी सेंटर मोशन, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड देन न्यूमेरिकल्स। ओके, लेकिन अभी मुझे कुछ और चीज़ें आपको पढ़ानी है, ठीक, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है और वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल में काम आएगी, तो वो करवाना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। लीनियर वेलोसिटी इन सेंट्रल ऑर्बिट या लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे निकालें सेंट्रल ऑर्बिट के, तो सेंट्रल ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लीनियर वेलोसिटी निकालें तो क्या आएगी। एक तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मूलाज हैं वेलोसिटी के, डायरेक्ट काम आएंगे। दूसरा हमें एक और चीज़ पता होना चाहिए, एरियल वेलोसिटी। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है ये सब। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है एरियल वेलोसिटी, तो सेंट्रल ऑर्बिट में एरियल वेलोसिटी क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। आगे आप पढ़ोगे एब्सेस, एब्सेस क्या होते हैं, एब्साइडल डिस्टेंस क्या होती है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रह गए, सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और छोटे छोटे ही हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, लेकिन हाँ करना पड़ेगा। तो एब्सेस क्या होते हैं, एब्साइडल डिस्टेंस क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। तो अभी हमारा अगला टारगेट है कि लीनियर वेलोसिटी और एरियल वेलोसिटी को एक ही वीडियो में ख़त्म किया जाए, ठीक। दोनों ही वेलोसिटी के टॉपिक्स हैं, तो इन दोनों को एक ही वीडियो में कवर किया जाए। सो ये अगले लेक्चर्स में मिलेगा आपको, ठीक। लीनियर वेलोसिटी वाला टॉपिक तो बहुत छोटा है, एरियल वेलोसिटी वाला भी टॉपिक बहुत छोटा है, तो दोनों को एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि टाइम थोड़ा सा कम लगे, ठीक है। ओके, तो अभी फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि पेडल हमें करवाना था, पेडल तो हमने करवा ही दिया है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंड वाला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ये जो हमें करवाना है, ठीक। और ये वाला जो हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, पोलर। तो इतना पहले आप लोग याद कर लो, ठीक। जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, ठीक। और जो कह रहे थे कि कॉलेज में समझ में नहीं आया है या कॉलेज में करवाया गया है, या अगर आप लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे जिस समय ये करवाया गया था, तो यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में करवा दिया है, प्रूफ के साथ करवा दिया है, डिराइव भी करवा दिया है, फॉर्मूलाज वगैरह। तो सबसे पहला जो चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना इंपॉर्टेंट, इन सब चीज़ों को आपको याद करना है, ठीक। सेंट्रल ऑर्बिट के क्वेश्चन करने हैं तो इन सब चीज़ों को आपको याद करना ही करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक। या तो आप प्रूफ के या तो जो मैंने प्रूफ्स करवाए हैं उनको एक दो बार और देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो गया है, तो अपने आप ही ये सब याद हो जाएगा। ये सब याद नहीं हो रहा है तो कम से कम इतना ज़रूर याद रखो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक। और ये वाला कहाँ गया, और इसमें कम से कम इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक। ये दोनों भूल जाओगे तो मैं बीच बीच में याद दिलाऊंगा, फिलहाल अभी इतना याद रखोगे, इसमें काम चल जाएगा, ठीक। अगर आपको ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो आप जो मेन इक्वेशन है वो तो याद रखिए कि जो पेडल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट की वो कैसे दिखती है, पोलर कैसे दिखती है। अगर आप वही डिफरेंशियल इक्वेशन ही भूल जाएंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। और प्रूफ नहीं आ रहा है तो प्रूफ आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका 4th लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे लीनियर वेलोसिटी और एरियल वेलोसिटी।